आज है हमारी फाउंडेशन सीरीज़ का डे 15 और आज हम करने वाले हैं पेपर 1 का ओवरऑल रिवीजन। जितनी भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसका पूरा रिवीजन। अभी तक हमने पेपर 1 में अलग अलग यूनिट्स कवर की हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास है कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है और आईसीटी है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जिन लोगों ने रेगुलर होके ये सीरीज़ पूरी देखी होगी उनको मालूम होगा कि मैं डेली आपको ये क्वेश्चंस देती थी करने को। अगर आपने वो देखा है कायदे से तो आई एम श्योर आपको इसके आंसर्स आ रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो अभी भी टाइम है, एग्ज़ाम में देख लो जाके, बहुत काम आएगा। और रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो इसका मैं आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ, तो आपको याद ही रखना है, भूलना नहीं है, ठीक। तो फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, प्योर रिसर्च करते हैं। अप्लाइड में क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करूँ तो क्वांटिटेटिव में मैंने आपको बताया था क्वांटिटी आएगी, नंबर्स आएंगे, स्टेट्स आएंगे, और क्वालिटेटिव में वर्ड मीनिंग्स आएंगे। लाइक आपको क्वालिटी कंटेंट टाइप चीज़ मिलेगी, ठीक है। डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच की बात करूँ तो डिडक्टिव में आप थ्योरी से डेटा की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव में आप डेटा से थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ऐसे नई सी लग रही हैं कि पता नहीं क्या बता रही हैं, बस लिखा हुआ ये समझाए जा रही हैं, पता नहीं क्या है, तो बेटा उठो, ये बंद करो, अपनी कॉपी पेन उठाओ, फाउंडेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इस चैनल पे, उस पे जाओ और शुरुआत से देखो, तुमको एक एक चीज़ समझ आएगी। बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं है कि 2-2 ढाई ढाई घंटे के हैं। डिडक्टिव इंडक्टिव की हम बात कर रहे थे। डिडक्टिव में क्या है, हम थ्योरी से डेटा की तरफ जा रहे हैं और इंडक्टिव में हम डेटा टू थ्योरी आ रहे हैं। अगेन ये चीज़ें नई हैं तो प्ले लिस्ट में जाके स्टार्टिंग से देखोगे वो वाली चीज़ें तो सारी समझ में आ जाएंगी। अभी हम लास्ट डे पे हैं, हम रैप अप कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो जिन्होंने देखी होंगी उनको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम वन टाइम रिसर्च करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं, बस हमारा टाइम फ्रेम अलग अलग रहता है। एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल में जैसे हमने देखा, एक्सपेरिमेंटल में हम जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनको हम मैनिपुलेट कर देते हैं। और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, रियल रोल रखते हैं। एक्शन रिसर्च की बात करें तो ये हमको इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, तो उसमें प्रैक्टिशनर्स बेस्ड रहता है, मतलब कोई प्रैक्टिशनर ही करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्शन रिसर्च लेके एक्शन ले लेगा उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम बात करते हैं व्हाट इज, ठीक, कि वो चीज़ है क्यों। एनालिटिकल रिसर्च एनालाइज करता है एग्जिस्टिंग डेटा को, ये फाइंड करता है कि ये हुआ क्यों है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हम व्हाट इज़ की बात कर रहे हैं और एनालिटिकल में हम वाई को फाउंड कर रहे हैं, ठीक। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत पता होता है टॉपिक के बारे में, बट हम ये देखते हैं कि हम उसमें और क्या नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मिक्स्ड मेथड में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंबाइन करते हैं। क्वांटिटेटिव कंबाइन करने का क्या मतलब है कि हम स्टेट्स भी रख रहे हैं और क्वालिटी भी रख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जब हम रख रहे हैं तो ये हमारी सारे टाइप्स की रिसर्च हो जा रही है। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका रिवाइज हो गया। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे कि हमने आपसे बात की थी कि हमने मेमोरी लेवल, ये सारे लेवल्स हमने आपको समझाए थे, बताए थे, और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग बताई थी। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में क्या हो रहा है कि टीचर जो है फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है और बच्चे को चीज़ें सिखा रहा है। लेवल्स ऑफ टीचिंग में अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल है। मेमोरी लेवल में क्या हो रहा है, रोट लर्निंग हो रही है, पैसिव स्टूडेंट्स है, रिकॉल बेस्ड चीज़ें, टीचर सेंटर्ड है ना। अंडरस्टैंडिंग में हम चीज़ें समझ रहे हैं, उसको कॉम्प्रीहेंशन देख रहे हैं, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन करके उसमें हर वर्ड्स की 5 स्टेप आ रहे हैं। और वहीं रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम समझेंगे। तो इसको मैंने आपको ईजी वे में कैसे बताया था कि मेमोरी में हम उस चीज़ को मेमोराइज कर रहे हैं, रोड लर्निंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में उस चीज़ को समझ रहे हैं, और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम उस चीज़ को रिफ्लेक्ट आउट कर रहे हैं कि उसका काम कैसे हो रहा है। अगेन ये फिर से नया लग रहा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का
हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको जाके एक बार रिवाइज़ करो, 15-20 मिनट का है, आराम से हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दिस इज़ द फाउंडेशनल बेस, जिससे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता लग जाएंगी, तो जो अभी हम डीप डाउन करेंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड की अगर मैं बात करूँ, टीचर सेंटर्ड में हम क्या बात कर रहे थे कि जो लेक्चर मेथड है, डेमो मेथड है, ड्रिल मेथड्स है, ये सारे मेथड्स यूज़ करके हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फैक्चुअल कंटेंट दे पा रहे थे और उनको चीज़ें समझा पा रहे थे, जिसमें मेमोरी लेवल ज़्यादा काम आता है। वहीं लर्नर सेंटर्ड में हम लर्नर को प्रायोरिटी देते हैं और वहाँ पे हम टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता रहता है, जहाँ पे डिस्कशन है, डिस्कवरी है, प्रोजेक्ट है, स्मॉल क्लासेस है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम होता है। इसमें एक फ्लिप्ड क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट आया था, अगर जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता दूं कि फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या है कि बच्चा पहले से क्लास में पढ़ के आएगा और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट क्लास में आके करेगा, ठीक है। इंटरेक्टिव लर्निंग और मॉडर्न लर्निंग में क्या है, मॉडर्न लर्निंग में हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं और इंटरेक्टिव में हम कोलेबोरेट कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क और सोशल लर्निंग के थ्रू सीख रहे होते हैं। अब मेरे को टीचिंग लेवल में एक बार वो बताओ कि मैंने टीचिंग एड्स क्या क्या बताए थे, एक बार कमेंट डाउन करो। रिसर्च एप्टीट्यूड में एक लेक्चर में जैसे कि हमने सारे टाइप्स ऑफ देख लिए थे, रिसर्च मेथड्स और सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने आपका एक क्लास लिया था जिसमें मैंने आपसे बात की थी हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन की। हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको हमको प्रूफ करना होता है, और वहीं रिसर्च क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन है जो हम बताता है कि हमारी रिसर्च किस तरह से इंक्लाइंड हो रही है। हाइपोथेसिस का नेचर प्रेडिक्टिव होता है कि हमने जो हाइपोथेसिस ली है वो या तो सही है या गलत है। हमने जो भी चीज़ मानी है एक किसी भी टॉपिक को लेके, वो हमने अगर माना है कि जो स्ट्रेस है वो बच्चे की एकेडमिक जर्नी को इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि हाँ इफ़ेक्ट करता है, तो वो हमारी हाइपोथेसिस हो गई कि हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ करता है कि नहीं करता है। वहीं रिसर्च क्वेश्चन क्या हुआ कि हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या सही में वो करता है, हम वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होता है हाइपोथेसिस, क्वांटिटेटिव पे रिसर्च मेथड हम लगाते हैं और रिसर्च क्वेश्चन में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लगाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी मैंने आपको बताए थे, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट में क्या था, हम जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो कॉज लाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या था, जो मेजर करता है, ऑब्जर्व करता है ना, जो इफेक्ट लाता है, जिससे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आती है। कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कांस्टेंट रखते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। एक्सट्रानियस, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में अलग से आ जाता है, कोई तीसरा आ जाता है, वो क्या हो गया, एक्सट्रानियस वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो कंट्रोल्ड एक्सट्रानियस होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो हो गया कंफाउंडिंग। बाकी मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं। अगर आपको ये नई लग रही हैं, अगेन आई एम सेइंग कि एक बार कोशिश करो, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देखो जाके। क्वांटिटेटिव में अगेन मैंने आपको बताया कि नंबर्स की बात हो रही है, क्वालिटेटिव में कैटेगरीज की, वहीं कॉन्टिन्यूस में हम कोई भी वैल्यू रख ले रहे हो, डिस्क्रीट में हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ रख के उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हमने कवर की थी वो हमारी थी कम्युनिकेशन, जिसमें हम बात करें, हमने एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में सीखा था कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। सेंडर कोई चीज़ भेजता है जो एनकोड होके चैनल के थ्रू जाती है, डिकोड होके रिसीवर तक, और उसकी हमें फीडबैक मिलती है, ठीक। इसके बीच में नॉइस आता है, जो मेरे को बताओ कि कौन से मॉडल में नॉइस आया था पहली बार, कमेंट डाउन। कुछ बैरियर्स भी हमने देखे थे, लाइक फिजिकल, सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल। फिजिकल बैरियर्स में क्या था, इन्वायरमेंट था, टेक था, ये जिसमें नॉइस डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे। सीमेंटिक आ गया तो आपको याद रखना है लैंग्वेज रिलेटेड। साइकोलॉजिकल में आपको मेंटल एंड इमोशंस याद रखने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में जहाँ पे रूल्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बैरियर बन रहा है, वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और वहीं कल्चरल में बैकग्राउंड एंड वैल्यूज़। ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और अगर डिटेल में पहली बार ये सुन रहे हो तो देखनी है जाके। 7 एलिमेंट्स की भी हमने बात की थी कम्युनिकेशन में कि 7 एलिमेंट्स होते क्या हैं।
लाइक सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, नॉइस। ये क्या है? 7 एलिमेंट्स हैं, काय के हैं? कम्युनिकेशन के। वहीं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कोर्टियस। ये सारी चीज़ें हम अगर रखेंगे 7 C's किसी भी कम्युनिकेशन में, तो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। 5 टाइप के बैरियर हमने कौन कौन से पढ़े? फिजिकल, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल। इनमें क्या है? फिजिकल में क्या है? कोई भी फिजिकल सराउंडिंग के जो भी नॉइस है वो सिमेंटिक में लेंगे, साइकोलॉजिकल में मेंटल, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर और रूल्स, कल्चरल में बैकग्राउंड, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आके आपका कम्युनिकेशन में अंतर आ सकता है, बैरियर बन सकता है। मॉडल्स हमने वन वे मॉडल भी पढ़ा है, इंटरेक्टिव मॉडल भी पढ़ा है, ट्रांजेक्शनल मॉडल भी पढ़ा है, बाकी शेनन वीवर मॉडल वगैरह और चीज़ें भी हमने डिटेल्स में देखी हुई हैं। फीडबैक क्या होता है? जो एक कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करता है। जैसे कि मैं अगर आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो इसका फीडबैक आप दोगे तो हमारी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी, है ना। तो इसलिए फीडबैक क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। ग्रेपेवाइन, ये PYQ में आता ही आता है, जो कि होता है इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड अप्रोच हमने देखी थी कम्युनिकेशन में, जिसमें बॉस टू एम्प्लॉय हो रहा था कम्युनिकेशन। वहीं एक्टिव लिसनिंग की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है जिससे हम बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे ICT की। ICT की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कराई हैं और ये क्वेश्चंस भी दिए थे प्रैक्टिस करने के, जिसके आंसर्स आपको बताने हैं। एक बार क्वेश्चन देखो, सारे नेट में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरा अपनी तरफ से बनाया हुआ है, ये आप सारे देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, ये सारे ईयर्स के साथ पढ़े हुए हैं, तो अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो। और अगर PDF चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट डाउन करना ही पड़ेगा। ICT में हमने क्या क्या बात करी थी? MOOC की थी। MOOC क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो स्वयं के थ्रू आ रहा है, जिसमें हम देख रहे थे कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हम लोगों को मिल रहे थे, बट इसमें हाई ड्रॉप आउट रेट रह रहा है, जो एक चैलेंजिंग फैक्टर है। LMS हमने देखा था, जो कि लर्निंग मॉड्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम लर्निंग को मैनेज कर रहे हैं। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। इसके 7 मेन कंपोनेंट हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। OER क्या है कि इसमें हमारे पास 5 R's आ रहे हैं: रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट। ये फ्री भी है, ओपन भी है, ओपन लाइसेंस भी है। OER की फुल फॉर्म नहीं याद आ रही है ना? चलो एक बार याद करो, आ जाएगी। OER में क्या आ रहा है? रिसोर्सेज आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हमारे पास? स्वयं, NPTEL, अलग अलग प्लेटफॉर्म जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं। करेंगे नहीं, बात अलग है। आप लास्ट टाइम पे ये देख रहे हैं तो अब कहाँ ही करेंगे स्वयं से पढ़ाई, है ना। तो प्लेटफॉर्म क्या है? स्वयं, NPTEL, कोर्सेरा, एडिक्स। कोर्सेरा तो सुना ही होगा, है। मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। स्वयं की अगर मैं बात करूँ तो स्वयं की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ। कुछ और भी चीज़ें हैं, लाइक आपको इसकी फुल फॉर्म याद ही रखनी है ना। 5 R's जो OER के मैं कह रही हूँ, ये रिटेन, रीयूज़, रिवाइज, रिमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं भूलना है। तो ऐसे करके आपको चीज़ें याद रखनी है। ICT हो गया हमारा, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब हमारा लास्ट यूनिट है जो कि है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें मैंने आपको जो भी मेजर डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें दिक्कत होती है बच्चों को, वो बहुत आराम से समझाया हुआ है, वो भी 20-25 मिनट के ही अंदर। जिसमें मैंने सबसे पहले बात की हुई है UGC की। UGC क्या है? 1956 में एक ऐसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आई जिसमें अ, हम चीज़ें देख रहे थे। ये न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, और इसमें हमने 2 ये देखे हैं, 2F और 12B। 2F किससे रिलेटेड है? रिकग्निशन से। और 12B किससे? फंडिंग से। UGC क्या करता है? कंट्रोल करता है यूनिवर्सिटीज़ को। और इसमें क्या है? 6 रीजनल ऑफिसर्स हैं इसके। कहाँ कहाँ हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं डिटेल्ड वीडियो में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं इंडिया में? हम माने तो ओवर 54 से ज़्यादा ही हैं। ये पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू हमारे पास आई थी, लाइक DU, JNU, BHU, जो सेंट्रल
यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जो स्टेट के अकॉर्डिंग है, स्टेट एक्ट में आई हैं, जिसमें गवर्नर जो होता है वो चांसलर रहता है, और ये इसकी लार्जेस्ट कैटेगरी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, जिसमें एकेडमिक ऑटोनॉमी चलती है, लाइक बिट्स या मणिपाल, ये वाली, ये किस में आई है, यूजीसी सेक्शन 3 के अंडर में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट प्राइवेट एक्ट के अंदर आती हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड होती हैं, और इनको यूजीसी का अप्रूवल चाहिए होता है। AICTE की बात मैं करूँ तो ये 1987 में आई है, जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म रिकमेंड डाउन करो। अप्रूवल इसमें मैंडेटरी होता है, और इसमें कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, MBA और इंजीनियरिंग के, ठीक है। नैक की बात हम अगर कर रहे हैं तो हमें इसका नैक ग्रेड याद रखना है कि इसमें C तक होता है, DE नहीं होता है। ये नहीं है जो आपके में DE तक, आप F तक जा रहे हो तो इसको यूनिवर्सिटीज़ को भी आप F तक ले जाओगे, नहीं। इसमें A++ से लेके C तक होता है, इसकी 5 ईयर वैलिडिटी रहती है। और ये 1994 में आए हैं। इसके 7 क्राइटेरिया हैं जो आपको नहीं भूलने हैं। अगेन, अगर आप 14 दिन का सार आप चाह रहे हो कि एक वीडियो में आपको उतना डिटेल्ड में मिल जाएगा, तो वो तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको उस वीडियो पे जाना ही पड़ेगा। NBA की बात अगर मैं करूँ तो NBA न्यू दिल्ली में ऑफिस है, इसमें प्रोग्राम एक्रीडेशन आता है, और ये अंडर ICTE है, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर है, और इसकी वैलिडिटी होती है या तो 3 साल या 5 साल या 6 साल। इसमें ग्रेड नहीं होता है, बट उसकी अपनी रैंकिंग होती है। NMC क्या है, ये MCI को रिप्लेस करके आई थी 2020 में, और ये मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। इस चेंज को याद रखना है। आपको क्या नहीं करना है, इस्टेब्लिशमेंट याद रखने हैं, और क्या नहीं करना है, NBA और NAC को एक साथ नहीं मिलाना है, सेक्शंस याद रखने हैं, फुल फॉर्म्स याद रखनी है। ऐसे करके आपका सारे यूनिट्स पेपर बन के, जो भी मेजर यूनिट्स हैं जिनका बहुत हाई वेटेज है, वो सारे आपके कवर हो गए हैं। अब हम मार्च में फाउंडेशन सीरीज़ से डीप डाउन करने वाले हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो देख लो, देर मत करो, और अपनी तैयारी मस्त रखो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।